हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील द्विवेदी संजीवनी लाइफलाइन में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। मैं आपके समक्ष हमारे देखिए संजीवनी लाइफलाइन के स्टार फैकल्टी मुकेश बर्नवाल सर को बुलाता हूं। उनसे देखिए सामान्य अध्ययन के बारे में पूछते हैं कि इस बदलते स्वरूप में देखिए क्या उसकी उपयोगिता है। तो मैं चाहूँगा कि मुकेश बर्नवाल सर यहाँ पे आएँ। मैं मुकेश बर्नवाल और पिछले 25 सालों से सुनील द्विवेदी सर की तरह प्रयागराज की धरती पर जनरल स्टडीज़ की सेवा देता रहा हूँ। विशेषकर मैं हिस्ट्री के संदर्भ में फ़िलहाल कह सकते हैं कि पिछले कई सालों से अपनी सेवा दे रहा था, जो कि आज भी कंटिन्यूड है। लेकिन लॉकडाउन के समय से मैंने एक और सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है और वो है भारत का संविधान। भारत का संविधान हमेशा से हमारे लिए एक रुचिकर विषय रहा है, इतिहास विषय के साथ साथ। और वास्तव में अगर देखा जाए तो इतिहास और संविधान ये दो ऐसा विषय है जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर हम भारत के संविधान को समझना चाहते हैं तो हमें भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की समझ बहुत ही ज़रूरी है। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को सही तरीके से समझकर भारत के संविधान की विवेचना की जा सकती है। जनरल स्टडी सामान्य अध्ययन का इतना बृहद कोर्स है, हमारे अपने विद्यार्थी या भी जो हमारे यहाँ विद्यार्थी नहीं पढ़ते वो भी मेरा मानना है कहीं ना कहीं देखिए थोड़ा सा सशंकित रहते हैं, क्या पढ़ें कैसे, मतलब वो हम क्रमबद्ध तरीके से कैसे उसकी तैयारी करें ताकि मतलब हम कम समय पे भी जीएस पे देखिए अपनी योजना को सफल करके मतलब उस पर हम लक्ष्य की तारीख पहुंच सके, लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो इसके बारे में विद्यार्थियों को बताएं कैसे उनको पढ़ना चाहिए जीएस। बहुत ही अच्छा सवाल है। सामान्य अध्ययन के बारे में सामान्य तौर पे सर बच्चे ये कहते हैं कि इसका कोई और छोर नहीं है, इसका कोई निश्चित सिलेबस नहीं है, और इस वजह से स्टूडेंट्स जो है हमेशा दुविधा की स्थिति में रहते हैं। और इसी वजह से क्या होता है कि उनका मुख्य फोकस जो है रीजनिंग, इंग्लिश और मैथमेटिक्स पर हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर उन्हें ऐसा लगता है कि निश्चित सिलेबस है और उस सिलेबस को कवर कर लेंगे तो उसके 25-25 सवालों का उसमें मैक्सिमम को अटैम्प्ट किया जा सकता है। बट जनरल स्टडीज़ के संदर्भ में उनका ये मानना है कि ऐसा करना संभव नहीं है। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जनरल स्टडीज़ के भी जो है अगर हम उसके पैटर्न को, उसके स्वरूप को अगर हम सही तरीके से समझ लें तो निश्चित रूप से उसमें भी बहुत ही अच्छा स्कोर किया जा सकता है। देखिए मैथमेटिक्स, रीजनिंग और इंग्लिश जो है अगर हम जो है कह सकते हैं कि बैंक, एसएससी, रेलवेज़ वगैरह सबके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उसमें लड़कों का एक कह सकते हैं कि जो कंसंट्रेशन है, फोकस है, वो फोकस लेवल उधर जो है वो बढ़ा हुआ होता है। लेकिन जहाँ तक मेरा समझना है कि जनरल स्टडीज़ पर भी अगर उस पर कह सकते हैं कि विशेष तौर पर अगर उस पर भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस कर लिया जाए तो हम कह सकते हैं केवल सिलेक्शन ही हासिल नहीं कर सकते बल्कि हम टॉपर्स में भी अपने नाम को जो है शामिल कर सकते हैं। तो अगर आप जीएस के पूरे जो है अगर पिछले 10, 12, 15 सालों का अगर जीएस में पूछे गए सवालों को अगर हम समझें, उसके स्वरूप को, उसकी प्रकृति को समझने की कोशिश करें तो बहुत हद तक हम ये निर्धारित कर सकते हैं कि हमें हिस्ट्री के अंतर्गत, संविधान के अंतर्गत, ज्योग्राफी है, साइंस है, इसी प्रकार इकोनॉमिक्स है, करंट अफेयर्स है, उसमें हमें किन किन चीज़ों को पढ़ना है। अगर आप करंट अफेयर्स की बात करें तो पुरस्कार है, फिल्म से जुड़ा हुआ या भारत रत्न है या इस तरह का वो बुक्स एंड ऑथर्स होता है, या फिर करंट अफेयर्स में क्या क्या सम्मेलन अभी G20 का हो रहा है भारत के संदर्भ में, तो G20 का इतिहास क्या है, कहीं पर यूनेस्को द्वारा संरक्षित कोई स्थल है तो उन स्थलों का क्या जो है वो इतिहास रहा है, यूनेस्को किस तरह का काम करता है, यूएनओ क्या है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम उन सारे करंट अफेयर्स की भी अगर हम देखें कि डे टू डे लाइफ में कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा चर्चे में हैं, उससे जुड़ी हुई सारी बातों को समझ लें तो उससे जुड़े हुए बहुत सारे सवालों का जवाब दिया जा सकता है। इसी तरह से हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में भी अगर आप देखिएगा सर तो उसमें एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न तीनों पोर्शन है, लेकिन उसमें मॉडर्न इंडिया में विशेषकर नेशनल मूवमेंट से सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं। इसके बाद प्राचीन भारत का इतिहास, इसके बाद मध्यकालीन भारत के इतिहास। तो अगर हम उसके पैटर्न को समझ लें, पूछे गए प्रश्नों के स्वरूप, उसकी प्रकृति को समझ लें तो हमें इस बात की बेहतर समझ जो है विकसित हो सकती है, प्राप्त हो सकती है कि हमें किस पोर्शन पर कितना ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर हम संविधान की बात करें तो संविधान में भी देखिएगा फंडामेंटल राइट्स है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है या सिटीजनशिप है, या उसके पहले भी अगर आप देखिएगा संविधान सब लोग पढ़ाते हैं, लेकिन जब हम संविधान में प्रवेश करते हैं तो उसमें प्रवेश करने के पूर्व हमें इस बात को समझना पड़ता है कि संघात्मक शासन क्या है, एकात्मक शासन क्या है, पार्लियामेंटेरियन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या है, या फिर प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या है, लोकतंत्र किसको कहते हैं, गणतंत्र। मतलब आप इस बात को समझ लीजिए कि हम सब तैयारी स्टार्ट तो कर देते हैं, लेकिन स्टूडेंट से जब पूछते हैं कि लोकतंत्र और गणतंत्र में क्या अंतर है, राजतंत्र क्या होता है, धर्मतंत्र क्या होता है, संवैधानिक राजतंत्र क्या होता है, एब्सोल्यूट मोनार्की क्या होता है, डायरेक्ट
डेमोक्रेसी क्या होता है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है, धर्मतंत्र क्या होता है, कुलीन तंत्र क्या होता है, अल्पतंत्र क्या होता है, समाजवाद क्या है, क्या पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्षता क्या है, ये सारी बेसिक चीज़ों को समझे बगैर हम संविधान में घुस जाते हैं। तो लड़कों का सबसे जो इंटरेस्टिंग जो बात है वो क्या है कि हम बेसिक चीज़ों को अगर हम पढ़ें और उसको समझते हो, और अगर आप कभी भी एग्जाम्स के पैटर्न को देखिए तो मैंने सिलेबस पूरा देखा है और साथ में जो पूछे गए प्रश्नों को पिछले 20-25 सालों से जो मैंने रिसर्च किया है, रिसर्च करने के बाद हमने देखा है कि संविधान से पहले जो है जो पोर्शन है लोकतंत्र राजतंत्र जो पॉलिटिकल थ्योरी है उससे संबंधित सवाल 70-80 सवाल पूछे जा चुके हैं। इसका मतलब है कि वो अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है और एग्जाम्स या कंपटीशन ये कहता है कि भारत के संविधान को समझने के पहले इन सारी चीज़ों को समझो। इसी तरह से ज्योग्राफी है, साइंस है, इकोनॉमिक्स है, इन सारी विषयों की प्रकृति को समझना। हम बिना प्रकृति को समझे, बिना उसके स्वरूप को समझे हम डायरेक्ट प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं और ना तो टीचर्स उसका सही गाइड कर पाते हैं और ना स्टूडेंट्स जो है वो क्या सही तरीके से समझ पाते हैं, इसलिए विभ्रम की स्थिति हमेशा बनी रहती है। तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो उसको अगर उस पैटर्न को समझा जाए तो बहुत हद तक हम जीएस में भी जो है आने वाले जो सवाल है उन सवालों को मैक्सिमम हम कवर कर सकते हैं। मैं सर आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे अभी आपने कहा कि बच्चों को बिल्कुल पहले बेसिक पहले हर चीज़ें पहले उसकी नींव मजबूत करना चाहिए। मैं कहने का मतलब आपके कहने का मतलब है बहुत से विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो जैसे एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करने लगते हैं। कहीं जैसे पुलिस की वैकेंसी आ गई तो पुलिस में भागने लगे, एसआई की वैकेंसी आ गई तो एसआई में भागने लगे। लेकिन जीएस का सिलेबस तो मेरा मानना कि जीएस तो वही है, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बदलता है, सिविल पे दूसरा आएगा, आईएएस पे दूसरा आएगा, तो ऐसा मतलब चीज़ें। तो बच्चों को किस तरीके से देखिए तैयारी करनी चाहिए ताकि उसको बार बार देखें, उनका समय का दुरुपयोग ना हो। हमारा ये मतलब है बच्चों को आप ये बताइए कि मतलब एक ही तैयारी पे जीएस के हम मतलब क्रमबद्ध तरीके से शुरू से अंत तक पूरा हम कैसे अपने माहौल को बना के पूरा हम अपना पैकेज तैयार कर सकते हैं ताकि आगे आने वाले किसी भी एग्जाम पे अगर हम बैठे तो हमको जीएस पे देखिए भटकना ना पड़े। हम ये नहीं चाहते कि बच्चा देखिए पुलिस की तैयारी कर रहा है केवल पुलिस स्टैंडर्ड ही क्वेश्चन करे। हमारा तो ये मानना है कि आप अपने एक स्टैंडर्ड को बना के मेनटेन रखिए ताकि आगे आने वाले किसी भी एग्जाम पे अगर आप बैठते हैं देखिए तो उसको आप तैयारी करें। फाउंडेशन का मतलब यही है विद्यार्थी को देखिए हम नींव मजबूत करते हुए ऊपर तक ले जाते हैं। तो इसके बारे में बताइए विद्यार्थियों को कैसे पढ़ना चाहिए ताकि वो शुरू से लेकर अंत तक पूरे मतलब निम्न स्तर से देखिए उच्च स्तर तक जो भी एग्जाम देखिए आपके होते हैं सबके लिए जीएस का उसको एक मतलब क्वेश्चन के स्टैंडर्ड का बंटवारा करते हुए कैसे वो तैयारी करें। बहुत ही अच्छा सवाल है। और सामान्य तौर पे क्या होता है कि हमने जो भारत में जो बेरोज़गारी है या सरकारी नौकरी हासिल ना कर पाने का जो कह सकते हैं कि कारण जो हमने स्टडी किया है, जो हमने रिसर्च किया और पिछले 25 सालों से जो हमारा वास्ता रहा है स्टूडेंट से, जो राफ्ता रहा है, उसमें हमने ये चीज़ देखा है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जब कोई वैकेंसीज आती है तब वो प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। जबकि मेरा ये सोचना है कि आप मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस, ठीक है, या जीएस कोई भी चीज़ अगर हम बात करें, अगर हम जीएस को ही लेते हैं, चूँकि मेरा विषय जीएस है तो मैं जीएस के बारे में ही बात करूँगा कि जीएस को अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आप चाहे एसएससी दे रहे हो, चाहे रेलवेज़ का दे रहे हो, सीपीओ सीपीएफ दे रहे हैं, एनडीए दे रहे हैं, सीडीएस दे रहे हैं, आईएएस दे रहे हैं, पीसीएस दे रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो जीएस तो जीएस ही रहेगा। केवल और केवल स्वरूप में, उसकी प्रकृति में, उसके प्रश्न का जो स्टैंडर्ड होता है उस स्टैंडर्ड में अंतर होता है। अंतर ऐसा नहीं है कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बनी, 1912 में, 1911 में घोषित हुआ, ये अगर एसएससी में पूछा रहे तो आईएएस में बदल जाएगा, ऐसा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, वहाँ पर ये हो सकता है कि एसएससी में ये पूछा जाए कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बनी, आईएएस में ये हो सकता है कि कलकत्ता से दिल्ली ही क्यों बनी, ये सवाल आ सकता है। ठीक है, ये सवाल आ सकता है, लेकिन सवाल तो सवाल है। अगर आप कलकत्ता से दिल्ली क्यों ले जाएगा, इसको अगर पढ़ना है तो ये तो पढ़ना पड़ेगा ना कि 1911 में घोषित किया गया, 1912 में उसको लाया गया। तो यहाँ पर जो है मेरा ये सोचना है कि प्रश्न है और वास्तव में कोई भी विषय जो होता है, जो किसी भी एग्जाम की बात करें, उसके स्वरूप में, उसकी प्रकृति में अंतर हो सकता है, लेकिन सवाल तो सवाल है। तो मेरा ये हमेशा से सोचना है सर कि अगर एक बार आप बिना किसी एग्जाम्स का एक फाउंडेशन, अगर मैं ये सोचता हूँ कि संजीवनी द लाइफलाइन का अगर आप फाउंडेशन कोर्स कर लीजिए, और विशेषकर उन बच्चों के लिए मैं कहना चाहता हूँ, उन माता पिता को ये बतलाना चाहता हूँ कि जो अपने बच्चे के लिए इंटर के बाद अगर आप नीट के बारे में नहीं सोच रहे हो, आप इंजीनियरिंग के बारे में नहीं सोच रहे हैं,
तो मेरा ये कहना है कि इंटर के बाद आप संजीवनी द लाइफ लाइन में अपने बच्चों को डालिए और ग्रेजुएट होते होते उनका ग्रेजुएशन खत्म होगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर हमारे पैटर्न के हिसाब से यहाँ पर जो संजीवनी द लाइफ लाइन का जो फाउंडेशन बैच है, जिसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस है, उन सब को अगर कर लिया जाए, उसको बेहतर तरीके से कमांड कर लिया जाए, तो मेरे हिसाब से वो ग्रेजुएट भी होगा और साथ में सिलेक्शन के साथ अपनी ज़िंदगी की बेहतरीन पारी की शुरुआत कर सकता है। तो मेरा अपना यही सोचना है सर। थैंक यू। तो आपने बताया कि मतलब विद्यार्थियों को देखिए क्वेश्चन तो देखिए वही रहता है, स्वरूप का अंतर होता है। तो इससे देखिए ये डिस्कस निकल रहा है कि विद्यार्थियों को क्वेश्चन को प्रश्नोत्तर तरीके से उसको याद नहीं करना, कि आप पता लगा कोई कुंजी ले लिए, कोई गाइड ले लिए, उस पर 1000 क्वेश्चन बैंक उसको आप याद कर लेंगे, उससे नहीं। उसके आप देखिए उस पर जाइए ना कि क्या, क्यों, कैसे, क्यों बनाया गया, कहाँ बनाया गया, कैसे क्या हुआ, हर चीज़ क्यों ऐसा हुआ, उसके लिए देखिए क्या होगा। जब टीचर का देखिए आप लेक्चर सुनेंगे तब उसके आप डीप नाले पे जाएंगे। उस पर देखिए आपको यही पता चलेगा राजधानी कब परिवर्तित हुई, तो 1911 में वो घोषित हुई, 1912 में बनाई गई, ये पता चल गया। तो आपने बुक से याद कर लिया। और क्यों ऐसा हुआ, क्यों वहाँ बनाया गया, इसके लिए देखिए तो हमारे जो कंसेप्ट है, मतलब सर लोग जो देखिए क्लास में डिलीवर करते लेक्चर, उससे देखिए आपको क्लियर होगा। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। देखिए वही प्रश्न रहता है, स्वरूप का अंतर यही होता है। ठीक है सर, मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि मैं ये सोचता हूँ कि जो IAS PCS के बारे में भी जो सोच रहा है बच्चा, ये सोच रहा है कि मैं ग्रेजुएशन के बाद IAS PCS का एग्ज़ाम दूंगा। मेरा अपना ये सोचना है, जो भी गार्जियंस किसी कारणवश किसी तरह से अगर हमारे वीडियोज़ को देख रहे हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि अगर आप IAS और PCS के बारे में ही वही बच्चों के बारे में सोच रहे हो कि वो IAS PCS का एग्ज़ाम देगा, तो भाई एग्ज़ाम जो देगा वो ग्रेजुएशन के बाद ही तो देगा ना। लेकिन इंटर के बाद मेरा ये सोचना है कि वो अगर साइंस साइड का है तो वो आर्ट्स ले ले, और आर्ट्स लेने के बाद फिर क्या है कि कहीं पर भी फाउंडेशन बैच, अगर आप हमारी संस्था में आएंगे तो यहाँ पर मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और GS ये इतना स्ट्रॉन्ग है। आपने कोचिंग बहुत सारी देखी होगी, लेकिन कहीं पर मैथ्स अच्छा होगा, कहीं पर रीजनिंग, कहीं पर इंग्लिश अच्छा होगा, कहीं पर GS। लेकिन हमारी संस्था जो है वो एक ऐसी संस्था है जहाँ पर चारों पोर्शन अपने आप में अल्टीमेट है। अगर आप इंटर के बाद बच्चों को जो है अगर हमारी संस्था में आप एडमिशन या दाखिला दिला देते हैं, तो ग्रेजुएट होते होते उनका ये सारा पोर्शन इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि फिर यही उसके सिविल सर्विसेज के लिए बेस के रूप में काम बन जाएगा, एक फाउंडेशन का काम करेगा और फाउंडेशन का काम करेगा। और इसी के आधार पे जो है जब वो सिविल सर्विसेज के लिए एक्सक्लूसिवली कहीं पे कोचिंग करेगा, तो वहाँ पर क्या हो सकता है कि उसका बहुत आसानी से बातें समझ में आएगी और निश्चित रूप से वो सिलेक्शन फिर ले पाने की स्थिति में रहेगा। तो मैं सोचता हूँ कि यही है अपना सोचना। खत्म कर दीजिए, पूछिए। एक प्रश्न मुकेश सर मैं और जानना चाहूँगा, विद्यार्थियों को देखिए नोट्स अपने कैसे अपडेट करने चाहिए। इस पर देखिए विद्यार्थियों को बहुत भ्रम की स्थिति में रहता है कि उसको, चूँकि आजकल को मतलब यूट्यूब में भी बहुत से मैटर उपलब्ध है, कोई भी टॉपिक डाला वहाँ पढ़ लेता, तो उसको हमारा तो ये मानना है कि आपके पास देखिए एक नोट्स अपडेट जरूर होना चाहिए, हर सब्जेक्ट का होना चाहिए। जैसे मैथ का नोट्स बनाते हैं तो इंग्लिश का, GS के सभी पार्ट्स का भी नोट्स देखिए बनाना चाहिए। नोट्स को कैसे अपडेट करना चाहिए GS पे, उस पर आप विद्यार्थियों को बताइए। देखिए सर, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए जब आप नोट्स की बात करते हो ना, तो नोट्स में देखिए सबसे पहली चीज़ दो मतलब ये जस्ट लाइक क्या है ना कि दो तरफा जो है ये एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। दो तरफा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक तरफ जो है वो क्या है, टीचर्स है, दूसरी तरफ कौन है, स्टूडेंट है। तो टीचर्स की जिम्मेदारी, अगर स्टूडेंट्स उनकी संस्था में दाखिला लेते हैं तो बहुत ही भरोसे और विश्वास के साथ लेते हैं। भाई कोचिंग में जाते क्यों, वो तो घर में भी पढ़ सकते हैं ना। कोचिंग में इसलिए जाते हैं कि उनको कम से कम समय में कंटेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके और उनको उस विषय के प्रति एक सामान्य समझ जो है वो समाज विकसित हो सके। तो टीचर्स का पहली जिम्मेदारी बन जाती है कि वो कंटेंट्स अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ द एग्जामिनेशन पैटर्न जो है उसको क्या करना चाहिए, अपने नोट्स को रेडी करना चाहिए, जो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जाना चाहिए। स्टूडेंट्स की जिम्मेदारी क्या है, स्टूडेंट्स की जिम्मेदारी ये है कि वो क्या करे कि जो सर ने जो नोट्स दिए उस नोट्स को देखे, और दूसरी बात कि टीचर्स जो है अपने क्लास में वो तरह तरह के डायग्राम्स बताते, तरह तरह के तकनीक बताते, तरीका बताते कि कैसे रटना है, कैसे पढ़ना है, बड़ी बड़ी जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को कैसे लंबे समय तक याद रखना है, उन सारी चीज़ों को उसको क्या करना है, कवर कर लेना है उसको। और स्टूडेंट्स को भी ये जो है, ऐसा नहीं कि किसी भी संस्था में आपने एडमिशन ले लिया और आपकी सारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। आपको क्या करना है कि स्टूडेंट्स का जो भी कह सकते हैं कि उनका अपनी जिम्मेदारी है वो ये कि टीचर्स जो गाइडेंस दे रहे हैं और साथ में जो कंटेंट्स दे रहे हैं, साथ में क्लास में जो भी डायग्राम्स बनाते हैं, जो भी तरीका बताते हैं, उन सब पर उनको क्या करना है कि इक्वली रिस्पॉन्ड करना है। और क्लास में जो कोचिंग है
के अंदर, संस्था के अंदर जो मॉक टेस्ट वगैरह होते हैं, जो कोर्स असेसमेंट टेस्ट होते हैं हर महीने या कह सकते हैं चैप्टर विशेष पर, उस पर उसका पूरी तरह से जोर होना चाहिए। क्योंकि मेरा ये सोचना है कि अगर आप संस्था के भीतर के जो टेस्ट पेपर है उसको अगर आप उसमें बेहतर परफॉर्म नहीं करेंगे तो आप लाखों लड़कों के बीच में आप अच्छा परफॉर्म करने की स्थिति में कैसे रहेंगे। तो इसीलिए मेरा तो यही कहना कि जो भी स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं उनको पूरे जोर और पूरे जी जान लगाकर उसमें टॉप करने की कोशिश करना चाहिए, उसमें एक बेहतर मुकाम हासिल करने की कोशिश करना चाहिए। तो ये जो छोटी छोटी मिली सफलता ये बड़ी सफलता की नींव को जो है वो तैयार करते हैं। तो मेरा तो अपना ऐसा ही सोचना है। थैंक यू सर।